हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस IQ। होप यू गाइस डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपने ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको स्टार्ट करेंगे। आपको आइडिया होगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो कवर करी थी सॉल्यूशन चैप्टर की कवर करी थी जिसमें हमने वेंट्स ऑफ फैक्टर को डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो चैप्टर में एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। इसमें काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे नर्स्ट इक्वेशन हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, फैराडेज लॉ हो गया, ठीक है, सेल्स के बारे में हो गया, कोरोजन हो गया। मतलब हम धीरे धीरे करके सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और आज से वैसे भी वीडियो अब मैं मतलब आज रात को या फिर हो सकता है मैं कल मॉर्निंग में ये वीडियो को डाल दूँ। ठीक है। तो अब से जो वीडियोज़ होंगी हमारी वो कंटिन्यू आती रहेंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 11th क्लास की भी अब मैं वीडियो पर्टिकुलरली डालता रहूँगा, अल्टरनेटिव डालता रहूँगा। मतलब जैसे 12th का डालता हूँ वैसे मैं 11th का भी डालता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है। टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर में चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डील क्या करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है उनके बारे में। ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी ब्रांच की केमिस्ट मतलब कोई भी ऐसी आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के फिनोमिना के बीच में, उसके रिलेशन के बीच में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने टॉपिक डाला हुआ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा आपको सुना सुना से लग रहा होगा क्योंकि जब लास्ट वीडियो मैंने कवर करी थी, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो सॉल्यूशन की कवर करी थी जिसमें मैं वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में बता रहा था। ठीक है। तो वेंट्स ऑफ फैक्टर में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट, और ये वर्ड वहीं पे सबसे पहले आया था। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होगा, मैंने आपको बोला था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके नेचर को एक्सप्लेन कौन करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके नेचर को कौन एक्सप्लेन करेगा? वेंट्स ऑफ फैक्टर। इसलिए तो हमको वेंट्स ऑफ फैक्टर की नीड होती है। ठीक है। लास्ट वीडियो को जाके देख लेना अगर आपको नहीं आया होगा तो। ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से वेंट्स ऑफ फैक्टर कवर कर रखा है। अच्छा, ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से जनरेट करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना। इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है किस फॉर्म में? डिसोशिएट होता है आयंस की फॉर्म में, कैटायन और एनायन, ये सबको पता होगा। ठीक है। तो सेम अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वाइस वर्सा कर दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे आपके पास कुछ ऐसे टाइप के सब्सटेंस जब हम एक्वस सॉल्यूशन में उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा दें फिर भी वो डिसोशिएट नहीं हो पाते, तो हम उनको क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आते हैं। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, और भी तरह तरह के। ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि इलेक्ट्रोलाइट भी हम अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो दो टाइप में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा बोर्ड में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रैक्टिकल में। ठीक है। एग्जामिनर जो आता है ना उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से कि जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आपको देना है, NaCl को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर सॉल्यूशन में जाके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। सिंपल, और कुछ नहीं बोलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल टर्म्स में समझ, मतलब सिंपल टर्म्स में ही समझना आप लोग। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सॉल्यूशन में जाके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है।
ठीक है। सेम अगर मैं आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सॉल्यूशन में जाके आपके पास डिसोशिएट तो होते हैं बट कंप्लीटली नहीं होते। कैसे होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप HCl को भी एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या फिर H2SO4 हो गया या फिर HNO3 हो गया, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे आप यूज कर सकते हो। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो आपके पास, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। वाटर को भी आप, मतलब वाटर जो होता है वो भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। कैसा होता है वो, पार्शियली डिसोशिएट होता है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल बता दिए हैं, तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है या कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट उससे पहले फिलहाल थोड़ा यहाँ पे फिगर के फॉर्म में समझते हैं। देखो, ये एक हमारे पास एक सब्सटेंस है, आप फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है जहाँ पे ये सब्सटेंस के अंदर, ये जो हमने कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना, हमने दो टाइप की रॉड अटैच कर रखी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ये वाली रॉड है, एक ये वाली रॉड है। और ये होते क्या है, ये किस टाइप की रॉड है, एक है हमारे पास कैथोड एंड दूसरे हमारे पास एनोड नीचे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है या फिर वोल्ट मीटर जो आपको बोल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर का लगा रखा है मैंने, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके, किसके थ्रू ये रॉड के थ्रू, ठीक है। और रॉड किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके पास कैथोड हो गया या फिर एनोड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो साइन का है, बहुत सारे बच्चे ना साइन में कंफ्यूज होता है कि सर साइन क्या होता है, मतलब कैथोड में कौन सा साइन आएगा, एनोड में कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप साइन समझ लीजिए, कि जो कैथोड साइड होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड रहेगा, और जो एनोड साइड होता है वो हमेशा नेगेटिव साइड रहेगा, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिसमें आपके पास कैटायन और एनायन दोनों ही स्पीसीज रहती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे डेफिनेशन बोलना चाहूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। और ब्रेक डाउन करके होता क्या है, वो किस फॉर्म में आ जाता है, देखो जरा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मींस आयंस की फॉर्म में, या तो फिर कैटायन या फिर एनायन, और वैसे तो दोनों में ही टूटता है वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात कही जा रही है तो दो ही फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, कैटायन हो गया फिर एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की आपके पास ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है, और जो यहाँ पे मैं एज अ फिगर थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की ही प्रोसेस है, ठीक है। बट एक और चीज, आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको उस डायग्राम को समझना है तो सबसे पहले आपको कंडक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा, कि जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास वेरियस टाइप के, किस किस तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे किस टाइप के कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस चैप्टर में, वो भी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर्स लिखे हुए हैं, एक है मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर और जो दूसरा है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करूँ तो मेटेलिक कंडक्टर्स में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो आयंस की मूवमेंट से फ्लो करती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है यहाँ पे आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट जो मेटेलिक कंडक्टर्स होता है मेरा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। अगर मैं दूसरा डिफरेंस की बात करूँ इनमें, तो यहाँ पे हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है मेरे पास, वो जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर मेरे पास सब्सटेंस है वो अगर डिकम्पोज हो तभी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इस केस में, मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में, हमको ऐसी कोई भी, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है हमारे पास कि हम बोले कि जब तक डिकम्पोज नहीं होगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। ऐसा मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में नहीं होता है, अगर सब्सटेंस डिकम्पोज हो या ना हो फिर भी आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, आराम से ईजिली मतलब जनरेट कर जाती है,
ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है तो आपको सब्सटेंस को डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक सब्सटेंस डिकम्पोज आपका होगा नहीं, तब तक आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है। अगर मैं तीसरी इसके मेन पॉइंट की बात करूं, तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स की खास बात ये रहती है कि उसमें आपको वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हमको जैसे ना वोल्टेज का लिमिट रखना पड़ता है कि भाई इतना वोल्टेज रखना है, लो रखना है या हाई रखना है। तो लो और हाई वोल्टेज का मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पे चाहे आप लो वोल्टेज रखो, चाहे आप हाई वोल्टेज रखो, दोनों के केस में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। किस केस में? मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, तो भाई याद रखना यहाँ पे आपको वोल्टेज लो ही रखना पड़ेगा। जब तक आप वोल्टेज को लो नहीं रखोगे तब तक आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो भी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में वो हमेशा ही कैसा रहेगा? लो ही रहेगा। अच्छा, चौथे केस की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो जो चौथा पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो आयनिक कंडक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं इसमें मेरे पास वेरियस एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया। बट जो मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में होता है, अगर मैं स्पेशली आपको नाम देना चाहूँ, तो मेटल्स दिख ही रहा होगा आपको वहाँ पे, तो जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इस टाइप के आप कंडक्टर्स का यूज कर सकते हो किसमें? मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में हमको ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो देना है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। अच्छा, डायग्राम पे चलने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम फैक्टर्स देखते हैं, देन उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है। और विद डायग्राम बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम सेल्स के थ्रू ही उसको समझेंगे। ठीक है। बट फिलहाल थोड़ा इधर देखो जरा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसमें मेरे पास सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा यार, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँ ना कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स क्या? स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा। ठीक है। भाई इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप में जाएंगे ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ दो, वो तो डिसोसिएट होते ही नहीं, उनको छोड़ दो। भाई इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशन में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में, कैसा भी टाइप का सॉल्यूशन हो, जितना ज़्यादा आपके पास आयंस रहेंगे सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या रहेगा? कंडक्टेंस रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो कैसे समझोगे इस चीज़ को? इस चीज़ को समझोगे, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। और अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है तो आपको पता होगा आयंस का जो अमाउंट होगा सॉल्यूशन में वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आयंस ज़्यादा हो जाते हैं तो कंडक्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या समझे इससे? आप ये समझे, अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास पार्शियली डिसोशिएट होता है, जिसमें आयंस हमारे पास बहुत कम अमाउंट में ब्रेक डाउन होते हैं या फिर टूटते हैं। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके केस में कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके केस में कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में बोला। दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ना, याद है मैंने शायद सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपके पास ही बोला था कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होते हैं? वो आपके पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे या फिर आयोनाइज हो जाएंगे अच्छे से। बट बेंजीन, एक एग्जांपल फॉर्म दे रहा हूँ मैं, बेंजीन में आपके पास आयोनाइज नहीं होता है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा ये है कि आपके पास जो पानी होता है वो पोलर सब्सटेंस होता है, और जो बेंजीन होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पोलर में ही आयोनाइज होना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। ठीक है। तो ध्यान रखना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए?
पोलर होना चाहिए, तभी आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयनाइज होगा, ठीक है। और उसी केस में आपके पास क्या होगा, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तीसरा जो फैक्टर है मेरे पास वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्वेशन की प्रोसेस, या फिर आप हाइड्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपके पास कि सॉल्वेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो ध्यान रखना जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर आपको कंडक्टेंस के बेस पे इसको समझना है तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास चौथे जो फैक्टर है, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर आपका सिंपल है, सिंपल समझो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके डिसोशिएट होने का जो टाइम होगा वो भी क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी होता रहेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम आपका बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जल्दी डिसोशिएट होगा, जल्दी डिसोशिएट होगा, इट मीन्स वो जल्दी आयंस की फॉर्म में टूटेगा, और अगर वो जल्दी आयंस की फॉर्म में टूटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस की जो इंक्रीज हो, जो कंडक्टेंस होगा मेरे पास वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा टर्म मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, या फिर हमारे पास डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयंस होते हैं हमारे पास वो भी बहुत ही स्पीड से डिसोशिएट होते हैं और बढ़ते रहते हैं। और आयंस के बढ़ने से आपको ऑलरेडी पता है आपके पास क्या होता है, आपके पास कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं लास्ट फैक्टर की बात करूं तो जो लास्ट फैक्टर होता है मेरे पास डाइल्यूशन। जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किस में इम्पैक्ट डालता है, वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मैं जैसे सॉल्वेंट को क्या ले लेता हूँ, जैसे वाटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो वाटर के केस में अगर मैं डाइल्यूशन कंप्लीटली बढ़ा रहा हूँ तो डाइल्यूशन बढ़ाने से होगा होगा क्या, मेरे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जैसे वाटर है वे, मैंने एग्जांपल के फॉर्म में वाटर लिया, ठीक है, और मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, तो डाइल्यूशन करना मतलब पानी को अमाउंट बढ़ाना या फिर पानी को डालते रहना, जिससे मेरे पास सॉल्यूशन में वाटर के जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर मेरे पास सॉल्यूशन में वाटर के आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो इट मीन्स जो मेरा कंडक्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास लार्जर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज द कंडक्टेंस, ठीक है। तो डाइल्यूशन भी इम्पैक्ट डालता है, बट वो किस केस में डालेगा डाइल्यूशन, डाइल्यूशन सिर्फ आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही इम्पैक्ट डालता है। तो ये आपके पास 5 टाइप के कुछ फैक्टर्स थे जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को। अब हम इसके बाद थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद तुरंत अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या फिर गैल्वेनिक सेल में चलते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए फिर अब समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल किस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि सेल के थ्रू ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। देखो, सेल एक डिवाइस होती है जो कि आपकी एनर्जी को चेंज करती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। भाई 2 ही फॉर्म होती है एनर्जी की, एक होती है आपकी केमिकल एनर्जी और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड है कि मतलब आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो। बट उसके लिए जो हमारे पास पर्टिकुलरली होते हैं 2 टाइप के सेल हम यूज करते हैं, जिसमें जो पहला सेल है मेरे पास वो होता है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड जो दूसरा सेल है मेरे पास वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर आपको एक सेल के बारे में भी अच्छे से पता लग गया तो आप दूसरे सेल के बारे में भी आराम से लिख सकते हैं। बट थोड़ा सा ना जरा इस डायग्राम पे ध्यान, जो ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्यूशन ले रखे हैं, है ना। एक है यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक है मेरे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक रिएक्शन भी मैंने नीचे लिखी हुई है, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत आपको ऐसा दिख रहा होगा मैंने इस तरीके से ऐसी चीजें क्यों लगा रखी हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये पूरा जो डायग्राम है ना, ये अभी आगे आने वाला जो गैल्वेनिक सेल है, हम गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने, जो कनेक्ट हो रखा है किससे, मेरे 2 टाइप के इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब वो जो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड है मेरे पास वो किस किस टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे पे एनोड और दूसरा होता है मेरे पे कैथोड, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे देखना कि ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने यूज कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो इसमें समझोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी मेरी जनरेट हो रही है पर्टिकुलरली किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक सल्फेट है ये क्या करता है, ये डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट इस तरीके से होता है, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यार, मैं अभी यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको, इस डायग्राम को जो है ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही एक्सप्लेन हो पाएगा, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट आप अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि यहाँ से होता क्या है कि जो जिंक होता है ये क्या करता है, ये सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे ही जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो जिंक की जो रॉड लगी हुई है यहाँ पे, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आ जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जिंक के, और वो क्या करते हैं, वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वो फ्लो किसकी तरफ कर रहा है, वो दूसरे वाले जो हमने इलेक्ट्रोड का यूज किया है, जो कि कैथोड है मेरा कॉपर की, उसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से जनरेट हो रहा है, यहाँ से। ध्यान रखना, जब जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन जिसमें लूज किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आपको पता होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर कोई भी आपका मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो इट मींस वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। और हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है मेरा, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन ही अकर होती है, और यहाँ पे जो इसका साइन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जिंक ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया, तो उसने इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सोल्यूशन में Copper-2 पॉजिटिव है, वो आपको दिख रहे होंगे। तो जो Copper-2 पॉजिटिव है, जैसे ही उनको दिखता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिंक की तरफ से, तो ये तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, वो तो नेगेटिव चार्ज के भूखे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, पेरेंट फॉर्म में आ जाएंगे मतलब अपनी, ठीक है। तो कहने का मतलब बस ये है कि यहाँ पे जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। और जो कॉपर है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेप्टेंस, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज, जहां पे जो रिडक्शन होता है ये कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है पर्टिकुलरली, ये होता है आपके कैथोड पे, और ये सिर्फ किस केस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज होना हुआ ना, किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई। तो ध्यान रखना, जिस टाइम पे कॉपर ये जिंक के थ्रू जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन है, उनको जैसा ही कॉपर एक्सेप्ट करता है तो तुरंत यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो जनरेट होता है। करंट का फ्लो जो जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे, आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा था, लेफ्ट टू राइट, तो जो करंट का फ्लो है वो आपका कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे हमको पता चलता है, ये वोल्ट मीटर के हिसाब से हमको अपने आप ही पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग गई है, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस होती है ये मतलब ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अगर आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाना है तो आपको पर्टिकुलरली एक ऐसे चीज का यूज करना पड़ेगा जो कि आपको क्या करके दे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके दे, और वो होता है आपके पास सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का मेजर रोल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसलिए भी होता है क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जनरली होता क्या है, वो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम सॉल्ट ब्रिज को इसके बाद पढ़ेंगे, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है वो क्या करता है, वो दोनों तरफ चार्ज को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट आपको दिख गया होगा, तो कोई भी सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे NaCl, KCl हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चार्ज को मेंटेन कैसे किया जाता है या बैलेंस कैसे किया जाता है, तो देखो जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू लूज होते रहते हैं, तो जो जिंक होता है उस पे यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, वहां पे मेरे 2+, जिंक 2+ के जो चार्ज होते हैं वो कंटिन्यू क्या बढ़ते रहते हैं। मतलब जो जिंक 2+ की फॉर्म में जो आयंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते रहेंगे। तो सॉल्यूशन में Zn2+ अगर बढ़ता रहेगा, इट मींस यहाँ इसको अगर मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ टाइम टू टाइम क्या होगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज होगा ये टाइम टू टाइम में Cl नेगेटिव को सेंड करता रहेगा, ताकि आप दोनों के साथ रिएक्शन करके बैलेंस करिए, चार्ज को मेंटेन करिए, अगर आपको कंटिन्यू करंट का जनरेट कराना है, ठीक है। अच्छा,
अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब Cu2 पॉजिटिव है, ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहेगा, तो Cu2 पॉजिटिव तो कम होते जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन में बढ़ता क्या जाएगा, सॉल्यूशन में आपका बढ़ता जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज, ये K पॉजिटिव को टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, इधर सेंड करता रहेगा, जिससे होगा क्या, जिससे आपके पास जो चार्ज का बैलेंस रहेगा वो मेंटेन रहेगा और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू जनरेट होती रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास जो एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है। ये एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन ही तो है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप क्या बोल सकते हो, जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अगर उसी के बिहाफ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे दो सॉल्यूशन लेने की जरूरत होती नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पहले भी देख लिया होगा जब मैंने इसका डायग्राम बनाया था। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है और यहाँ पे ध्यान रखना कि हमको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है, हमको एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ता है। यहाँ पे जैसे मैंने बैटरी का यूज कर रखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। और यहीं पे पता चलता है आपके पास, देखो जरा यहाँ पे, जैसे एक साइड है आपके पास कैथोड लगा रखा है, एक साइड आपके पास एनोड लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब मेरे आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, क्या, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है। बट इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मेरी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, क्यों, क्योंकि बाहर से मैं सोर्स भी तो दे रहा हूँ भाई। अगर मेरे को यहाँ पे डिसोशिएट कराना है तो मैं बाहर से सोर्स भी तो दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास अगर किसी भी सब्सटेंस को डिसोशिएट करना है तो आपको बाहर से एक सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे इन दोनों के केस में, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, सबसे पहला डिफरेंस, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका वो क्या करता है, वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके केमिकल एनर्जी में। अगर मैं दूसरा डिफरेंस आपको बताना चाहूँ तो इस केस में जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड साइड होती है मेरी वो नेगेटिव होती है और जो कैथोड साइड होती है मेरी वो क्या होती है, पॉजिटिव। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है वो वाइस होता है, उसका उल्टा होता है। कैसे, एनोड जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो यहाँ पे कैथोड होता है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तीसरी चीज, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखो यार, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या, मैं समझा देता हूँ। स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होता है, जो नेचुरली अकर होती है, जो नेचुरली खुद ब खुद हो जाती है, उसमें हमको बाहर से किसी एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की नीड नहीं होती। तो जहां पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखा रहेगा तुरंत समझ जाना कि वहां पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं हो रहा है या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज नहीं हो रही है, वहां पे वो जो रिएक्शन हो रही है वो नेचुरली अकर हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स दे रहा हूँ। इट मीन्स ये रिएक्शन खुद ब खुद तो नहीं हो पाएगी, तो इस रिएक्शन को अगर मुझे चलाना है तो इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और आप लास्ट पॉइंट में भी देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये नेचुरली अकर होती है तो यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसके बिना आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आगे आने वाला है केस वो सब इसी के बेस पे रहेगा, क्योंकि हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते इस चैप्टर में। मतलब जो ये टॉपिक है जो ये टॉपिक है इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे इन द सेंस, मतलब कि ये ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता है। बट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसी के बेस पे आपका चैप्टर आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो होप सो आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ हो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलते हैं अपना। सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन में भी। तो चलिए अब सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं। अब जो सॉल्ट ब्रिज होता है, पहले इसके फंक्शन को समझते हैं। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है एक्चुअली में वो होता क्या है, वो एक यू शेप टाइप का क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। अब यू शेप टाइप की ग्लास ट्यूब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से वो मेंटेन करके रखता है चार्ज को, ठीक है, तो वो तो आपने समझ लिया। बट यहाँ पे समझो कि ये एक्चुअली में जो यू शेप होता है ये होता क्या है और बनता कैसा है।
ठीक है। देखो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस ये जो यू शेप का जो सॉल्ट ब्रिज है ना, इसके अंदर क्या कंटेन रहता है, इसके अंदर क्या रहता है आपके पास, इसके अंदर रहता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि KCl, जैसे कि KNO3, जैसे कि K2SO4, अलग अलग टाइप के, या फिर NaCl, कुछ भी टाइप के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यू शेप का जो ग्लास ट्यूब होती है, ये अपने अंदर क्या कंटेन करके रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, इस टाइप का। ठीक है, अच्छा ये जो इसका जो एंड होता है ना, ये जो एंड देख लो, ये जो एंड, ये एक्चुअली में अगर अगर सॉल्यूशन में डिप रहता है, अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये अगर अगर सॉल्यूशन, इसका एक्चुअली में मेन काम पता है क्या होता है, अगर अगर सॉल्यूशन में डिप करना। अगर हम यहाँ पे लास्ट में ये जो एंडिंग देख रहे हो, यहाँ पे अगर अगर सॉल्यूशन या अगर अगर की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, तो जो इसके अंदर का जो सॉल्ट रहेगा ना, ये जो इसके अंदर जो सॉल्ट है, जो अंदर KCl जो इसके अंदर हमने सॉल्ट को कंटेन किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो तो ऐसे ही बह जाएगा। वो तो यहाँ से अगर यहाँ से इसको हटा देंगे तो एंड के थ्रू वो तो किसी भी सब्सटेंस में आके गिर जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा कि भाई अगर ये जो ग्लास के एंड है, मैं यहाँ पे इस फॉर्म को यूज नहीं करता हूं, तो क्या होगा, इस रास्ते से कोई भी आयन, भाई जैसे KCl है, KCl को डिसोशिएट करो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ से तो फिर क्या होगा कि K इधर गिर जाएगा, Cl इधर गिर जाएगा, तो मेरे तो पूरी रिएक्शन ही खराब हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, मेरे तो करंट ही जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे ना एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट में भी क्या होता है, जब आप टूथपेस्ट में आप जब उसको खोलते हो, तो आपको भी पता है हल्का सा आपने उसको पानी दे दिया, हल्का सा, वो तुरंत झाग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप उसका ढक्कन खोलते हो, आप उसको ऐसे नीचे करते हो, ढक्कन खोल के ऐसे उल्टा करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि बह के नीचे आ जा रहा है ना, तो उसमें, लेकिन एक्चुअली में उसमें तो लिक्विड फॉर्म है, थोड़ा सा भी आपने पानी दिया वो तुरंत झाग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, तो यहाँ पे भी सेम यही होता है। अगर मैंने यहाँ पे ये एंड में अगर अगर फॉर्म को यूज नहीं किया, तो जो सॉल्ट होगा ये बह के किसी भी सब्सटेंस में या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आराम से चला जाएगा, जिससे मेरी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल की जो रिएक्शन होगी वो खराब हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप टाइप का जो ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, और उसके एंड में क्या लगा रहता है, अगर अगर फॉर्म लगा रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक एंड मेरा एक बीकर में कनेक्ट रहता है, दूसरा एंड मेरा दूसरे बीकर में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये तो मेरा पूरा था सॉल्ट ब्रिज। बट अब इसके फंक्शन क्या होता है, तो अगर आप इसके फंक्शन समझना चाहते हो तो देखो भाई, इट कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। मैंने आपको पहले बताया कैसे करेगा, कि भाई जहां पे, जैसे यहाँ पे अगर आपको ये देखो, यहाँ पे Zn2 प्लस के आयन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या भेजता रहेगा, यहाँ पे ये भेजता रहेगा टाइम टू टाइम, यहाँ पे टाइम टाइम आपका भेजता रहेगा Cl नेगेटिव। कौन, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या बढ़ गए, SO4 2 नेगेटिव के आयन बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो अब अगर आपको मेंटेन करना है चार्ज को, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या भेजता रहेगा, K पॉजिटिव भेजता रहेगा। तो इस तरीके से तो क्या करता है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल्स। मतलब यही जो घुमा फिरा के बात है वो इसी तरीके से है। ठीक है, कि वो क्या करता है, टाइम टू टाइम जब अपने आयंस को सेंड करता है जहां पे जिस आयंस की नीड होती है, तो जैसे इस वाले साइड में मेरे पास कौन सी प्रोसेस होती है, हाफ सेल, मतलब एक होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है और रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स ये दो हाफ सेल रिएक्शंस हैं, और जब इन दोनों को हम एक साथ कंप्लीट कर देते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। ये आपने 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के हाफ सेल की रिएक्शन को कंप्लीट करता है। कैसे, अपने पर्टिकुलर आयन को सेंड करके जहां पे जिसकी नीड होती है। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट है ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों का मतलब एक होता है। ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट भी आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है जनरेट होना, कब रुकेगी, जब यहाँ पे इसके आयंस बढ़ जाएंगे 2 प्लस के, ऐसा 2 नेगेटिव के आयंस बढ़ जाएंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट नहीं हो पाती, तब हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो इनर सेल सर्किट हो वो कंप्लीट रहे और मेंटेन रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखोगे तो यूज टू कनेक्ट बोथ द बीकर्स। वो तो सिंपल सा पॉइंट है यार, दोनों बीकर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है, प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर। हाँ, ये वाली बात अब यहाँ से आप फिर से समझोगे। मैं यहाँ पे अगर अगर फॉर्म की क्यों बात कर रहा था, मैं इसीलिए बात कर रहा था
ठीक है, वो प्रिवेंट करता है कि कहीं एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मतलब आ ना जाए, ठीक है, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो मेन ये जो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, वो यही होता है कि प्रिवेंट करना, ताकि एक इलेक्ट्रोलाइट कहीं दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में पास ना हो जाए। ठीक है, और उसका कैसे मेंटेन कर सकता है, कैसे प्रिवेंट करेगा, एंड में अगर अगर फॉर्म को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही मेरे पास पूरा क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एंड उसका फंक्शन होता है। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे समझेंगे गैल्वेनिक सेल और उसकी रिएक्शन। और ये जो वीडियो में रहेगा, ये जो पूरी वीडियो मेरी रहेगी, मैं इस वीडियो को गैल्वेनिक सेल तक ही रखूंगा, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में कवर, और नेक्स्ट इक्वेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो फिलहाल आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस वीडियो का। चलिए, तो अब समझते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या फिर गैल्वेनिक सेल बोलो या फिर वोल्टेक सेल बोलो, ये तीनों एक ही नाम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन लिखो या फिर गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन लिखो, ठीक है, या फिर वोल्टेक सेल की रिएक्शन लिखो, तो कंफ्यूज मत होना, सारे डाउट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये डायग्राम आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हो। हमने दो टाइप के बीकर लिए, ठीक है, पहला बीकर, दूसरा बीकर। पहले बीकर में मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रखा है, दूसरे बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखा है। मैंने क्या किया कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे जिंक रॉड को डिप किया, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने कॉपर की रॉड को डिप किया। मैंने इन दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, और यहाँ पे साथ में मैंने वोल्ट मीटर का यूज कर रखा है, ताकि मुझे पता लग सके कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, मतलब सर्किट कंप्लीट करने के लिए साथ में आप देखना, यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज का भी यूज कर रखा है। ठीक है, बट फिलहाल पहले चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, इसमें हो क्या रहा है। मैंने आपको मोटा मोटा तो वैसे सब कुछ बता दिया है, बट जरा आप यार ध्यान से देखना कि जो फर्स्ट बीकर था मेरा, पहला वाला बीकर, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई होगी। भाई देखो, ये जो सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपके पास डिसोशिएट हुआ होगा जिंक सल्फेट, किस फॉर्म में, Zn2+ और SO4 नेगेटिव की फॉर्म में। अब देखो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो टाइप के आपके पास मेटल दे रखे हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। यहाँ पे कॉपर को भी हम डिसोशिएट कर देते हैं, Zn2+ एंड SO4 नेगेटिव के फॉर्म में। अब देखो बारीकी से समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अच्छा, ये प्रोसेस आप कैसे पता चलेगी कि भाई आपके पास दो मेटल दे रखते हैं, उन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे समझिए कि जो जिंक होता है वो क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, इट मीन्स वो कौन से रॉड पे या फिर कौन से इलेक्ट्रोड पे यूज हो रहा होगा, आपके एनोड पे यूज हो रहा होगा। तो मतलब जो मेरा फर्स्ट बीकर में है, जो ये मेरी रॉड यूज कर रखी है, ये कौन सी साइड होगी, एनोड की साइड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यहाँ पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और देखो 2+ का साइन लगा, इट मीन्स वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना ऐसे ही, देखो ये रॉड के थ्रू इस तरीके से इस पे रॉड पे जाते हैं, फिर यहाँ पे से ये जो वायर है इसके थ्रू लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से लूज हुआ, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कॉपर है, ये 2+, ये तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखता है ना, ये उस पर झपट्टा मार लेता है। ये कहता है कि भाई देखो देखो देखो, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, Cu2 पॉजिटिव वाला अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वो तुरंत जिंक के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या फिर गेन कर लेगा। जिस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सर्किट तो कंप्लीट होगा। अब सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, जैसे ही कॉपर ने जिंक के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया, अब करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो हुआ कैसे, भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे थी, लेफ्ट टू राइट में, लेकिन जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन थी वो कैसी है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी जिस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट आपको तो पता है, कोई भी चीज ऐसा तो होता नहीं है ना कि हमेशा के लिए चलती रहती है, कभी ना कभी तो खत्म होती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे जिंक कहेगा कि भाई अब मेरी बस की बात नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कॉपर बोलेगा कि भाई अब मेरी बस की बात नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करना।
ठीक है। तो अब यहीं पे क्या हो जाता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना रुक जाता है। तो अब वहाँ पे उस केस में क्या काम आएगा, उस केस में काम आएगा हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब जिंक बोलता है कि मेरी बस के बाद अब इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं है, इट मींस सॉल्यूशन में कौन सा आयन बढ़ गए होंगे, यहाँ पे Zn2+ के आयन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए होंगे। और यहाँ पे जब कॉपर कहता है कि अब मेरी बस की बात नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इट मींस सॉल्यूशन में अब क्या हुए होंगे, ये तो कम हो गया होगा, अब SO4 - के जो आयन्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए होंगे। इसी वजह से आपके पास जो सर्किट होता है वो बैलेंस या मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसी को बैलेंस एंड मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने जरूरत जिन जिन की आयंस की उसको जरूरत होगी वो टाइम टू टाइम दोनों बीकर में सेंड करता रहता है। जैसे यहाँ पे Zn2+ है तो वो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, Cl- को टाइम टू टाइम सेंड करता रहेगा। और यहाँ पे जैसे SO4 बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या भेजता रहेगा, के पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करके अपनी जो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अगर आपसे मैं बोलना चाहूँ कि दो टाइप की हाफ सेल रिएक्शंस में क्या हुई होंगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है और दूसरे में रिडक्शन की प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो जिंक होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। एंड रिडक्शन की प्रोसेस में जो कॉपर होगा वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा होगा, गेन कर दे रहा होगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन रहेगी आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन रहेगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो जिंक है इसने अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है और यहाँ पे जो कॉपर है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मतलब जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो जो जिंक होता है वो क्या कर लेता है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, 2 पॉजिटिव, और जो उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको कौन गेन कर लेता है, Cu को। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से दोनों हाफ सेल रिएक्शन हुई होगी। इस वाले बीकर में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मेरे पास ये वाली रिएक्शन हुई होगी जहाँ पे जो जिंक हो रहा है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको पता लगाना है कि इस वाले में, किस वाले में, ये देख लो रिडक्शन हाफ सेल, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन कैसे होगा, जो Cu2 पॉजिटिव होंगे वो क्या कर लेंगे, जिंक के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और अपने पेरेंट फॉर्म में आ जाएंगे। तो यही था हमारे पास गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेक सेल। अगर आपको कभी 1 मार्क्स में पूछते हैं कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल की रिएक्शन क्या होती है तो आप सिंपल इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप इसके थ्रू आराम से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को दिक्कत होगी। तो सिंपल सा है, अब आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को अच्छे से कवर करना है। हमने स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी, बेसिक से मैंने बिल्कुल आपको समझाया, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो कंडक्टर्स हो, ठीक है, चाहे वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हो, कुछ भी हो, मतलब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी करेंगे और ज़्यादातर ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल इसमें कम है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करिए, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस चैप्टर की उसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर शी हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नर्स्ट इक्वेशन हो गया, हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। हो सकता है मैं उसी वीडियो में आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है मैं उसको भी कवर कर लूँ, वो देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मेहनत लगती है ज़्यादा करने में, ठीक है। तो होप सो आप लोग अच्छा करें एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। कंटिन्यू आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैं नोट्स की फॉर्म में भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और बस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।